हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत करता हूं सर आपकी सेकंड क्लास के अंदर पार्टनरशिप की। देखो, पार्टनरशिप में हमने पिछली क्लास के अंदर मीनिंग समझा, उसके फीचर्स समझे। पूरा 1 घंटा 20-30 मिनट लगाकर मीनिंग और फीचर को समझा। होपफुल आपने पहली क्लास अच्छे से देखी हो। आगे बात करता हूं, थ्योरी में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम पार्टनरशिप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, थ्योरी भी साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे, नोट्स भी साथ साथ बनाते हुए चलेंगे, साथ साथ बनाते हुए चलना। आज की क्लास में मैं बात करूंगा जैसे थ्योरी की, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट उठाता हूं। पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, काफी बार क्वेश्चन पूछ जाता है, पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। पार्टनरशिप डीड दोस्तों, उसके बारे में साथ साथ लिखेंगे। मैंने कहा ना, मेरे साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ समझेंगे। जब मैं बोलूँ लिखो तो लिख लेना, जब मैं बोलूँ सुन लो अब सुन लेना। अभी लिखते चलेंगे। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस by an oral by an oral or written document, by or oral or written document. It is better, it is better to have written document, it is better to have written document, it is better to have written document, it is better to have written document नहीं, written agreement, it is better to have written agreement to avoid any dispute, to avoid any dispute, to avoid any dispute. The written document, the written document are known as, the written document are known as partnership deed. The written document are known as partnership deed. तो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा हम उसको पार्टनरशिप डीड कहेंगे। इन पार्टनरशिप डीड, in partnership deed having detail, having details, terms and condition, term and having detail, term and condition of the partnership, of the partnership, of the partnership. It is a legal document, it is a legal document, it is a legal document signed by all the partner, it is a legal document signed by all the partner, it is a legal document signed by all the partner, signed by all the partner and having signed by all the partner. बहुत इतना। तो दोस्तों, पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं? तो पार्टनरशिप जब कम इनटू एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप में और आप मिलकर बिजनेस खोलना चाहते हैं। मैं आपसे एक बात जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सही तरीके से पार्टनरशिप को पढ़ोगे, एक जल्दीबाजी करना होता है, एक सही तरीके से पढ़ना होता है। अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे तो आगे जाकर आपको बेनिफिशियल भी बहुत मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से देख रहे हो क्लासेस को, जैसे मैंने लिखा तो उसको इग्नोर कर रहे हो, साथ साथ लिखो और साथ साथ देखो। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं हर वीडियो में ये कहूंगा। देखो, पार्टनरशिप डीड, मैं और आप मान लो बिजनेस करते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं मैं और आप। तो मैं और आप जब बिजनेस करना चाहते हैं तो हम एक साथ मिलेंगे, और जब हम एक साथ मिलेंगे तो मैं कहूंगा भाई देखो हम मिलकर बिजनेस करते हैं, आप इतना पैसा लेकर आना, मैं इतना पैसा लेकर आएंगे। जो भी पैसा आप और मैं लेकर आएंगे, उसमें से जो भी पैसा आप और मैं लेकर आएंगे लगाएंगे बिजनेस के अंदर। जब हम बिजनेस के अंदर काम करेंगे तो उसमें आप उसमें से इतना % प्रॉफिट ले जाना, मैं उसमें से इतना % प्रॉफिट ले जाऊंगा। और भी बहुत सारी चीजें होगी इसके अंदर, और भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होगी कि आप कितना % ले जाओगे, मैं उस प्रॉफिट का हिस्सा कितना ले जाऊंगा।
हम कितना कितना पैसा लगाएंगे अपने बिजनेस के अंदर, कैपिटल, हम कितना कितना पैसा कैपिटल लगाएंगे बिजनेस के अंदर, कितनी एसेट खरीदनी चाहिए, अगर आपने कोई लोन दिया है फर्म को तो उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, सभी चीजें यहां पर एक डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है। वो डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक, पार्टनरशिप डीड लॉ ने कहा कि देखो ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है, पर ओरल में मैं मान के चलूं, आज मैंने बोल दिया कि देखो आधा आधा प्रॉफिट लेंगे, हमने बिजनेस खोला और हमने ओरली, हमारा अच्छे म्यूचुअल कंसेंट है, हमारा बहुत अच्छा एक बॉन्ड है, हमने आपसे कहा, हम दोनों ने मिलकर कहा कि यार क्यों ना हम आधा आधा प्रॉफिट बांटें, आप भी एग्री हो गए, मैं भी एग्री हो गया। आगे जाकर जब प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने लगा तो मैंने कहा जी मेरे को आधा नहीं, मेरे को तो 75% चाहिए। आपने कहा नहीं सर, आपने तो आधा आधा बोला था। मैंने कहा नहीं जी, अब मुझे 75% चाहिए, कहीं लिखा है तो बताओ, मैं तो 75 बोला था। तो ऐसे में डिस्प्यूट्स बड़े आ जाते हैं, क्योंकि लिखी हुई चीज कहीं ना कहीं दिखाने के काम आती है। तो कहते हैं कि जब भी कोई एग्रीमेंट बनाओ, वैसे तो ओरल और एग्रीमेंट रिटन दोनों हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, ओरल और रिटन दोनों कर सकते हैं एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ओरल रिटन दोनों में हो सकता है। पर इट इज बेटर, अच्छा ये रहेगा कि आप एग्रीमेंट रिटन में करें, जिससे डिस्प्यूट ना हो। आगे जाकर कोई बदल भी गया, जैसे मैं 75% बोल रहा हूँ, तो आगे जाकर अगर कोई बदल दिया तो हम उसको दिखाएंगे कि देखो लिखा हुआ है 50-50%, आप बदल नहीं सकते। टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट इट इज बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। ऐसे रिटन एग्रीमेंट को, ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और जब इसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, कौन कितना कितना पैसा लेकर आएगा, बिजनेस कहां पर है, ठीक है, कोई बिजनेस से लोन लेगा तो कितना इंटरेस्ट देगा, अगर कैपिटल लगाएगा तो उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ड्राइंग्स ले जाएगा तो कोई पैसा अगर ले जा रहा है बिजनेस से तो वो कितना इंटरेस्ट देगा, ये सभी चीजें यहां पर लिखी जाती है। एक डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन होती है दो पार्टनर के बीच में या पार्टनर्स के बीच में। और जब भी कोई रिटन डॉक्यूमेंट साइन होगा वो एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाएगा, उसमें दोनों पार्टनर के सिग्नेचर होंगे। तो यही है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और अ रिटन डॉक्यूमेंट। It is better to have a written document to avoid any dispute, or that written document is known as partnership deed. In partnership deed having a detailed term and condition, अभी तो मैं एक छोटी बता रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि भाई पार्टनर की डिटेल, पार्टनर का नाम क्या है, कहां रहता है, फर्म की डिटेल, फर्म क्या नाम क्या है, फर्म कहां पर स्टैब्लिश है, कहां उसकी लोकेशन है, प्लेस ऑफ अ बिजनेस क्या है, ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या है, नेचर ऑफ अ बिजनेस क्या है आपके पास, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना लगाएंगे, कैपिटल अगर कोई पार्टनर बिजनेस को कैपिटल दे रहा है तो बिजनेस उसको बदले में क्या इंटरेस्ट देगा, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा ले जा रहा है ड्रॉइंग्स, तो अब फर्म उस पार्टनर से कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है तो उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये सभी इंटरेस्ट रेट लिखा जाएगा पहले से। पार्टनर ए काम करेगा तो उसको कितनी सैलरी देनी चाहिए, पार्टनर अगर बी काम करता है तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी, ये सभी डिटेल लिखी जाती है, डिटेल टर्म एंड कंडीशन, और उसमें साइन होते हैं सभी पार्टनर के जो जो पार्टनरशिप में है, और इसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, मैं बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन सभी के करेंगे, ठीक, सभी चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों, समझ में आ गया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनरशिप बना लेते हैं एक भरोसा के मुकाबले और पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ करती। कभी कभी ऐसा होता है हम पार्टनरशिप बना लेते हैं पर पार्टनरशिप डीड नहीं होती। डीड मतलब लिखा हुआ नहीं होता कहीं पर भी। मैंने और आप मिलकर हमने पार्टनरशिप खोली और भरोसे पे खोल ली। आपने कहा कि भाई देखो आधा आधा प्रॉफिट बांटेंगे, आप कह रहे हो कि भाई मैं इतनी कैपिटल लेकर आऊंगा, मैंने कहा इतनी कैपिटल लेकर आऊंगा, आधा आधा प्रॉफिट बांटेंगे। अब बीच में आप ये कहने लगे कि यार मुझे सैलरी चाहिए 50,000 रुपए पर मंथ। मैंने कहा देखो ऐसा तो कहीं बात नहीं हुई थी हमारे बीच में। नहीं कह रहा नहीं सर हमें तो सैलरी चाहिए तो चाहिए, मुझे नहीं पता, मैं तो मेहनत करता हूँ, मेरे को सैलरी चाहिए। मैंने कहा भाई मुझे भी चाहिए, फिर तो 1,00,000 रुपए, ऐसे डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो दोस्तों जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती, ध्यान सुनेंगे, आप और मेरे बीच में जो लिखा होगा, अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो जज साहब उस पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर आपका डिसीजन देंगे। मान लो मैंने और आपने मिलकर कोई पार्टनरशिप खोली और उसमें लिखा था कि रेशियो 3:2 होगा, 3:2 का रेशियो रहेगा। आगे जाकर कुछ मैं कहने लगा कि नहीं भाई 50-50 करो, तो अब लिखा हुआ है
मैंने डिस्प्यूट कर दिया, मैंने झगड़ा कर दिया आपके साथ, मैं आप कोर्ट चले गए, कोर्ट में जज साहब से बोला, जज साहब देखो ऐसी ऐसी बात है, पहले हमारा 3:2 का रेशियो होता था, लिखा भी गया है हमारी पार्टनरशिप डीड में, अब पार्टनर डी क्या कहने लगा, पार्टनर ए कहने लगे कि भैया नहीं मुझे तो 50-50 चाहिए, अब आप ही कुछ सोल्यूशन निकाल ले। तो जज साहब क्या करेंगे, जज साहब पार्टनरशिप डीड को उठाएंगे और देखेंगे कि उसमें कितना लिखा गया है। उसमें लिखा था 3:2। तो अब जो दूसरा पार्टनर है जिसने डिमांड करी कि 50-50 चाहिए, अब वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो कहती है उस बेसिस पर जज साहब आंसर देंगे। तो कोर्ट में किस बेसिस पर आंसर दिया जाएगा, जो डीड दोनों पार्टनर्स के बीच में बनी होगी उस बेसिस पर आंसर दिया जाएगा, जो डीड दोनों पार्टनर के बीच में बनी होगी उस बेसिस पर आंसर दिया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर होगी तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि पार्टनरशिप डीड नहीं बना जाती भरोसे के मामले में। मान लो आप मेरे एक अच्छे दोस्त हो, मान लेते हैं कि आप मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हो, हमने कहा यार क्यों ना मिलकर पार्टनरशिप खोलते हैं। हमने मिलकर पार्टनरशिप खोली और हमारे बीच में कोई भी ऐसा डीड, रिटन डीड नहीं लिखी थी, सारी बातें ओरल में हुई थी, ठीक। और क्योंकि ओरल एग्रीमेंट को हम कभी भी पार्टनरशिप डीड नहीं कहते, पार्टनरशिप डीड रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये मैंने लिखवा दिया है। द रिटन डॉक्यूमेंट आर नोन एज पार्टनरशिप डीड। ओरल इनवैलिड नहीं होता, वैलिड है। ओरल एग्रीमेंट करना वैलिड है पर डीड नहीं है वो। पार्टनरशिप डीड क्या होगी, रिटन एग्रीमेंट करना पार्टनरशिप डीड होगी। आपने और मैंने मिलकर भरोसे पे पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और हमने ओरली एग्रीमेंट कर लिया और सारी बात ओरली हो गई। अब आगे जाकर भाई कुछ ऐसा हुआ, पैसों का लालच आप में और मेरे में, दोनों में। मैंने कहा भैया मुझे सैलरी चाहिए, आप कह रहे हो मुझे कमीशन चाहिए, आप इतनी डिमांड करने लगे कमीशन, मैं भी सैलरी ज्यादा डिमांड करने लगा, तो डिस्प्यूट्स होने लगे। कह रहा मैं प्रॉफिट का आधा हिस्सा मैं ले जाऊंगा, मैं कह रहा भाई आधा कैसे ले जाएगा, कह रहा 75 हिस्सा मैं ले जाऊंगा, आप कह रहे हो कि मैं 75 हिस्सा मैं ले जाऊंगा या मैं ले जाऊंगी, मैं कह रहा हूँ जी मुझे भी, मेरे को तो 80% चाहिए, लड़ गए, ठीक है। तो इस केस के अंदर दोस्तों, एक मिनट, हाँ, इस केस के अंदर दोस्तों डिस्प्यूट अराइज हो गए। अब हम दोनों चले गए कोर्ट में, जज साहब से बोला, जज साहब सुनिए हमारी बात। मैंने जज साहब से बोला, जज साहब पहले आधा आधा रेशियो था, अब ये पर्सन मेरा दोस्त जो है वो अब 75% का प्रॉफिट की डिमांड करने लगा। जज साहब कुछ करिए आप, अगर इसको 75% प्रॉफिट चाहिए तो मुझे भी 3 करोड़ रुपए सैलरी चाहिए, ठीक। ऐसा कैसे होगा भाई, वो भी कहेगा भाई मुझे 5 करोड़ सैलरी चाहिए, है ही नहीं पैसा, पैसा कमा रहे हो सिर्फ 1 लाख रुपए। लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है। अब जज साहब क्या कहेंगे, जज साहब दोनों से पूछेंगे, मेरे से और आपसे, कहेंगे लाओ पार्टनरशिप डीड दिखाओ। तो हमने कहा जज साहब से, जज साहब पार्टनरशिप डीड तो बनाई नहीं, क्योंकि हमने भरोसे के हिसाब से पार्टनरशिप ओरली कर ली थी, पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं है। अब किस बेसिस पर आंसर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, क्योंकि जज साहब आंसर जो देंगे, अपना डिसीजन जो देंगे वो पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर डिसीजन देंगे। अब हम दोनों में तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, अगर होती तो उस बेसिस पर डिसीजन दिया जाता। अगर पार्टनरशिप डीड किसी पार्टनरों के बीच में नहीं है, उस केस के अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932 को लाया जाएगा और उस पर जो लिखा होगा उस बेसिस पर डिसीजन दिया जाएगा। समझ में आया? ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप एक्ट 1930 जो हमारा एक्ट है वो हर बार नहीं आता पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप के अंदर जब तक पार्टनरशिप डीड है, जज साहब उस बेसिस पर आंसर दिए जाएंगे, उस बेसिस पर डिसीजन दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड है और जो डिस्प्यूट हो रखा है उस बेसिस पर कुछ नहीं लिखा गया उस डीड पर, क्या मतलब, मैंने कहा कि सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा था पार्टनरशिप डीड के अंदर, हम दोनों की पार्टनरशिप डीड है उसमें सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा था। तो अब जो जज साहब है वो कहेंगे भैया आप डिमांड करने लगे मुझे 20,000 की सैलरी चाहिए, मैंने डिमांड करा मुझे 30,000 की सैलरी चाहिए, हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया, हम पहुंच गए कोर्ट पे। जज साहब ने कहा लाओ भाई पार्टनरशिप डीड दिखाओ, हमने दिखा दी। अब वहां पर सैलरी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं था। अब पार्टनरशिप डीड तो है पर जिस बात पे जिस चीज पे डिस्प्यूट हो रहा है वो उस चीज के बारे में उसमें नहीं लिखा। सैलरी के बेसिस पर डिस्प्यूट हो रहा है, सैलरी के बारे में कोई बात लिखी नहीं है पार्टनरशिप। तो दोस्तों ध्यान सुने, अगर दो पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप डीड है तो जज साहब उस पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर डिसीजन दे देंगे, जो उसमें लिखा होगा वो डिसीजन होगा जज साहब का। पार्टनरशिप एक्ट 1932 बीच में नहीं आएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूं मैं आपको एक चीज, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अगर कोई डिस्प्यूट आ जाते हैं तो पार्टनरशिप जो जज साहब है वो
पार्टनरशिप एक्ट को लेकर आएंगे, क्योंकि डीड तो है ही नहीं। पार्टनरशिप एक्ट से पहले पार्टनरशिप डीड आएगी, अगर नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट को लाया जाएगा और उसमें जो लिखा होगा रिगार्डिंग दिस दैट सिचुएशन, उस बेसिस पर डिसीजन दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनरशिप डीड या तो है या तो नहीं है, दोनों बता दिया। अगर है तो उस बेसिस पर डिसीजन दिया जाएगा, नहीं है तो एक्ट जो कहता है उस बेसिस पर डिसीजन दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि पार्टनरशिप डीड तो है, पर जिस बेसिस पर हम डिस्प्यूट हो रहा है, जो बेस लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, उस बेसिस के बारे में डीड में कुछ लिखा ही नहीं है, अभी भी एक्ट आ जाएगा भले ही पार्टनरशिप डीड हो। सही समझ में आया कि कब पार्टनरशिप डीड आएगी और कब एक्ट आएगा। अगर पार्टनरशिप डीड है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट को नहीं देखा जाएगा, डीड के अकॉर्डिंग डिसीजन दिया जाएगा जज साहब द्वारा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर एक्ट आएगा, एक्ट के हिसाब से दिया जाएगा, कोई भी डिस्प्यूट रिजोल्व होगा तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्वेश्चन में बताएगा कि पार्टनरशिप डीड बनी है या एब्सेंस है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, in the absence of partnership deed, in the absence of partnership deed, the following points should be considered, the following point must be considered, नीचे दिए गए पॉइंट को कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आपकी पार्टनरशिप डीड है तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नीचे दिए गए पॉइंट को कंसीडर करा जाएगा। क्या कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा। अगर कोई पार्टनर बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाता है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? यस मिलेगा। अगर कोई पार्टनर बिजनेस से कुछ पैसा ले जाता है ड्राइंग्स, तो उस पर भी इंटरेस्ट लिया जाएगा। अच्छा, कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे या लेंगे? पहले बात तो समझो, पूरी पार्टनरशिप में आपको पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। हम अकाउंटिंग हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। हम फर्म है फर्म, हम बिजनेस है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। आप अगर पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगे ना तो गलती है। अगर मान लो आप पार्टनर हो, मैं फर्म हूं, हमेशा जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर करते हैं। दोस्तों सुनेंगे ध्यान से। मान लो आपने मुझे कुछ पैसा दिया, कैपिटल लगाई, मैं फर्म हूं फर्म, आप पार्टनर हो, आपने मेरे पर कैपिटल लगाई, ठीक। अब अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो इस पे मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, क्योंकि आपने मुझ पे पैसा लगाया है तो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। आपके लिए हो जाएगी इनकम, मेरे लिए हो जाएगा खर्चा। तो आप बिजनेस में अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड करोगे, इनकम या खर्चा? सब खर्चा, क्योंकि हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो करते हैं वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। हम जब भी अकाउंट बनाएंगे तो हम ये माइंड में सोचेंगे कि हम फर्म है और हमने पार्टनर को दिया तो खर्चा, लिया तो इनकम। क्लियर है नहीं है? ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलना चाहिए? सैलरी या फिर कमीशन कितना होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होना चाहिए? और बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात पता है दोस्तों, पर कुछ बातें यहां पर, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? ये 5 बात जो आपके पूरे पार्टनरशिप अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट होने वाली है वो बात मैं दिखा रहा हूं। बाकी तो और भी लिखा हुआ है डीड में, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, पर ये 5 बात जो इंपॉर्टेंट है मैं वो भी आपको बता रहा हूं। ठीक है जी, इसको ध्यान से सुनेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे क्या क्या होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भैया उस केस के अंदर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, निल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिया जाएगा, सैलरी और कमीशन भी नहीं दिया जाएगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा इक्वल, और इंटरेस्ट ऑन लोन पे आएगा 6% पर एनम। मतलब ये दोस्तों कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर है तो उस पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट लिखा होगा उसके हिसाब से देना पड़ेगा फर्म को। आप पार्टनर हो, आपने मुझे कुछ पैसा दिया, एज अ कैपिटल लगाया फर्म के ऊपर, तो मैं अब आपको 5%, 4%, 10%, 9% जो रेट डीड में लिखा होगा उस रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को। पर अगर कुछ नहीं लिखा गया तो फिर नील, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं ये तब आएगा, ये तब कंसीडर करना है जब ये लिखा हो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। भैया दो पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो अब
अब ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा ना ड्राइंग दिया जाएगा, अगर कोई सैलरी की डिमांड करता है, कमीशन की डिमांड करता है, वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्ट कहता है, ये है पार्टनरशिप एक्ट। क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट ने? ये कह रखा है कि भैया अगर पार्टनरशिप नहीं है तो एक्ट उठा लेना। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने ये कहा है कि ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, ना ही सैलरी और कमीशन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले जो भी हुआ करता था, नहीं लिखा ना आपने, लिख लेते, इक्वली दो आप। और इंटरेस्ट और लोन 6% का मिलेगा, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है इंटरेस्ट, उस पर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये क्लियर हो गया आपको? अगर आपको इतनी सी बात क्लियर है तो अब मैं आपके नए कॉन्सेप्ट पर बढ़ता हूं। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको खत्म करा दिया, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। आओ सर, लिख लिया आपने? लिख लिया, समझ लिया कॉन्सेप्ट कब कब लाना है? ये कंसीडर कब करूंगा? जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, अगर है पर उस बारे में नहीं लिखा। पार्टनरशिप डीड है तो, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई रेट गिवन नहीं था, तो अब नील देंगे भाई एक्ट के अनुसार। ठीक है जी, क्लियर है। आओ एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं दोस्तों। ऐसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपको पार्टनरशिप खत्म करा दूंगा, बहुत इजी तरीके से पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। आओ सर एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्या है? लो जी लो, तो नए कॉन्सेप्ट का नाम क्या है दोस्तों? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, क्या मतलब हुआ इसका? आओ सर समझते हैं इसका मतलब। मान लो एबी सी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड लिख रहा हूं, वह पार्टनरशिप है, ठीक है। एबीसी लिमिटेड क्या है? एक पार्टनरशिप है। मान लेते हैं मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, ये तीनों पार्टनर है और तीनों के नाम पे एक पार्टनरशिप फर्म खोल दी गई। ये है फर्म। फर्म मींस पार्टनरशिप फर्म, ठीक है सर। मिस्टर ए ने कुछ पैसा लगा रखा है, बी ने कुछ पैसा लगा रखा है, सी ने लगा, तीनों के पास क्या है? कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन है दोस्तों। अब क्या हुआ? फर्म को फंड की नीड है, पैसों की जरूरत है फर्म को। फंड ने लिख के पैसे लिख देते, क्या दिक्कत आ रही है? कौन सा में छाप रहे हैं ये पेपर में? पैसों की जरूरत है। और कितने जी? इन्होंने कहा भैया मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, अब यहां से तीनों पार्टनर डिसीजन लेने लगे कि भाई अगर हमें 1 लाख रुपए चाहिए तो ये 1 लाख रुपए कहां से ले? बैंक से ले क्या? अगर हम 1 लाख रुपए बैंक से लेते हैं तो बैंक में 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए अगर बैंक से लेंगे तो बैंक में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना। मिस्टर बी यहां से उठे, कहता है यार मेरा ना एक प्लॉट बिका है, प्लॉट, और वो 15 लाख का प्लॉट बिका है, तो मेरे पास भी फंड अवेलेबल है, मैं बिजनेस को 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं, तुम 12% इंटरेस्ट दोगे, मुझे इसका आधा दे देना 6%। ठीक है, कह रहा बढ़िया है यार, ये तो तीनों पार्टनर एग्री हो गए। और क्या बोले कि यार पैसा 1 लाख रुपए की फंड की जरूरत है, अब कहां से ले? बैंक से लोन ले लेते हैं। ने कहा बैंक से लोन लेंगे तो 12% देना पड़ेगा और 12% का इंटरेस्ट खर्चा होगा, इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा बिजनेस का। मिस्टर बी ने कहा देखो भाई मैं लोन देने को तैयार हूं पार्टनरशिप फर्म को, मैं क्या देने को तैयार हूं? लोन देने को तैयार हूं, और मुझे इंटरेस्ट 6% का दे देना। तुम 12 दे दो, 6 दे देना, या तो 8 दे देना या 9 दे देना। अगर 11 भी मांगता तब भी तो बेनिफिशियरी है, तभी तो 1% का इंटरेस्ट बच रहा है फर्म का। ठीक है, तो ये तो मैंने एक अप्रोक्स डाटा ले लिया कि यहां पर पार्टनरशिप डीड डिसाइड करेगा कि कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर डीड में लिखा है कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पर 8% का इंटरेस्ट रेट होगा, तो ये 6% नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली 8 ही होगा। ठीक, इसको 6% डिमांड नहीं करेगा। बी ये नहीं कहेगा कि मुझे 9 दो, दे नहीं सकेंगे भाई, 8% लिखा हुआ है डीड के अंदर। पर अभी मैं मान कर चल रहा हूं डीड में कुछ नहीं लिखा, तो अगर डीड में कुछ नहीं लिखा तो मैंने क्या बताया था? फिर एक्ट आएगा, और एक्ट क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो एबीसी एक फर्म है और उसके 3 पार्टनर है। एबीसी लिमिटेड को 1 लाख रुपए की जरूरत है और वो बैंक से लोन लेना चाहती है। मिस्टर भी यहां से उठे और कहा कि देखो मेरा एक प्लॉट बिका है, मेरे एक जमीन लैंड बेच दी है मैंने, और वो 15 लाख की बेच दी है। अब मुझे वहां पर ज्यादा मेरे पास फंड पड़ा है, तो मैं 1 लाख रुपए एज अ लोन आपको देने को तैयार हूं। तो मिस्टर बी ने 1 लाख रुपए लोन एक सी को नहीं दिया, मिस्टर बी ने 1 लाख रुपए लोन ए और सी को नहीं दिया दोस्तों। मिस्टर बी ने 1 लाख रुपए का लोन फर्म को दिया है, और हमारे किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू। मैं फिर कह रहा हूं, हमें ना तो ए के बारे में सोचना है, ना बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना सी के, हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं हूं फर्म, हम है फर्म, हम है हम, और हम है फर्म। ठीक, हम फर्म है दोस्तों, और फर्म को
बी ने 1 लाख रुपए दिए तो हमारे पास 1 लाख रुपए आ गए। क्या बात है या नहीं है? यस, 1 लाख रुपए आ गए और हम इस 1 लाख रुपए में बी को क्या देंगे? इंटरेस्ट। तो 1 लाख रुपए जो आए उससे मेरा पैसा बढ़ गया और इसके बदले में जो मैं इंटरेस्ट दूंगा वो मेरे लिए क्या है दोस्तों? खर्चा। और डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस, जितने भी लॉसेज और एक्सपेंस होते हैं उसको क्या कर देंगे दोस्तों? डेबिट कर देंगे। ये समझ में आ गया? तो एंट्री में समझाऊंगा अभी, पर ये समझा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो जो इंटरेस्ट रेट डीड में लिखा होगा, डीड कैसे पता चलेगी? हर बार क्वेश्चन में गिवन होगा, वही डीड है हमारी, क्वेश्चन में बता रखा होगा। अगर नहीं लिखा डीड में तो 6% मानेंगे और 6% का देना पड़ेगा। तो हम फर्म है तो हमें 1 लाख रुपए मिले और हमें इस बदले में क्या देना है? इंटरेस्ट देना है 6% का। इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू दी फर्म। लिखना चाहते हो कुछ? लिखेंगे। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। लिखना चाहेंगे इसके अंदर लिखेंगे इफ एनी पार्टनर, लिखेंगे सर जल्दी से, इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, comma, if any partner has given loan to the firm, comma, he shall get interest, he shall get interest at the agreed rate, he shall get interest at the agreed rate, at the agreed rate। लिखेंगे इसके नीचे, डायग्राम बना लेना या पहले लिख लेना फिर डायग्राम बना लो, जो आपको सही लगे वो कर लो, पर लिखना जरूर है जो मैं बोल रहा हूं। if any partner has given loan to the firm, comma, he shall get interest at the agreed rate written in the partnership deed, at the agreed rate, agreed मतलब जो सभी के बीच में एग्री था, सब तीनों मिलाकर एग्री हुआ था, agreed rate written in the partnership deed। ठीक, if फुल स्टॉप देके लिखना फिर आगे, if the absence of partnership deed, if the absence of partnership deed, then as per Indian Partnership Act 1932, if the absence of a partnership deed, full stop देके लिखना, if the absence of a partnership deed, as per Indian Partnership Act 1932, as per Indian Partnership Act 1932, he will get interest at the rate 6% per annum on the loan amount. He will get, he or she, he will get interest at the rate 6% per annum on the loan amount। क्लियर है? लिख लिया? नहीं लिखा तो पीछे करके लिख लीजिए। ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं, अगर आपने लिख लिया तो ये एग्जांपल जरूर उतारेंगे, अगर ये एग्जांपल नहीं उतारा तो बस नोट कैसे बनेंगे दोस्तों? एग्जांपल उतारिए। एग्जांपल उतारने के बाद हम इसकी करेंगे जर्नल एंट्री। मैंने कहा था ना प्रैक्टिकल चालू कर दूंगा आपके लिए मैं, जर्नल एंट्री। आओ सर जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले उतार लेना अपने नोट्स, एग्जांपल उतार लिया, नोट्स एग्जांपल दोनों उतारने के हेडिंग डालो, पॉइंट लिख लिया, जो मैंने बोला वो लिख लिया। लिखने के बाद ये एग्जांपल उतारने के बाद फिर लिखेंगे नीचे जर्नल एंट्री, फिर करेंगे क्वेश्चन। लो भाई पहली एंट्री क्या करेंगे? नाम होगा पहली एंट्री का लोन रिसीव्ड बाय पार्टनर, लोन रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर, लोन रिसीव फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर, क्योंकि मेरे केस में मिस्टर बी था। भाई मिस्टर बी ने लोन दिया तो बताओ फर्म क्या एंट्री पास करेगी? फर्म एंट्री पास करेगी, फर्म कहेगा भैया बताओ पैसे आए या गए। भाई फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, फिर भी कह रहा हूं, पार्टनर ने हमको लोन दिया, हम फर्म है, पार्टनर ने हमें पैसा दिया तो हमारे पास पैसा आया, तो एंट्री कहेंगे बैंक अकाउंट, बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होगा पार्टनर लोन अकाउंट। क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में मत डाल देना इसको, पार्टनर कैपिटल में नहीं जाएगा दोस्तों, ये पैसा थोड़ा इन्वेस्ट कराया है उसने हमने तो फर्म ने तो लोन लिया है उससे, तो उसके लोन जैसे बैंक लोन लिखते हैं ना, जब बैंक से लोन लेते हैं ऐसे पार्टनर लोन, और जिस पार्टनर का लोन होगा मिस्टर ए मिस्टर बी लोन हो जाएगा ये। अच्छा बताओ ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि बताओ क्यों होता है? एसेट का बढ़ना डेबिट होता है और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। तो एसेट बढ़ा इसलिए डेबिट हुआ। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्या बोलते हैं इसको? डेबिट व्हाट्स कम इन, जो आएगा मैं डेबिट कर दूंगा, और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट हुआ, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है मॉडर्न अप्रोच।
और अगर मैं उसकी बात करूं तो क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो, मिस्टर बी को यहां क्रेडिट कर देंगे, मिस्टर बी लोन अकाउंट करके। ठीक है जी, क्लियर हो गया, लोन मिल गया। अब 1 साल बाद मुझे इस पे क्या देना है दोस्तों, इंटरेस्ट। टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन दूंगा। अगर मैं लोन पे इंटरेस्ट दूंगा, कौन देगा, हम कौन है, हम फर्म है, फर्म को पैसा मिला है ना, तो फर्म देगी ना लोन पे इंटरेस्ट। मान लेते हैं 1 लाख रुपए का लोन है और 1 लाख के लोन पे 6% का इंटरेस्ट कितना हो गया दोस्तों, 6,000 रुपए। तो मुझे अब 6,000 रुपए देने हैं किसको, पार्टनर को। ध्यान सुनेंगे, जब भी हम खर्चे और इनकम की एंट्री करते हैं, क्या बोल रहा हूं, जब भी हम एक्सपेंसेस और इनकम की एंट्री करते हैं दोस्तों, उस केस के अंदर पहले खर्चों को, पहले इनकम को ड्यू करा जाता है, ड्यू, फिर जाकर पेमेंट करी जाती है। ये लॉजिक समझना है, ऐसा क्यों होता है, पहले ड्यू करते हैं फिर पेमेंट करते हैं, ऐसा क्यों, हम डायरेक्ट क्यों नहीं पे कर सकते, नहीं करते दोस्तों। पहले खर्चे को ड्यू करा जाता है, उसके बाद पे करा जाता है। पहले ड्यू की एंट्री पास होगी, फिर पेमेंट की एंट्री पास होगी दोस्तों। क्लियर या नहीं है, क्लियर। अच्छा, क्या होगी ड्यू की एंट्री पास, ड्यू की एंट्री पास ये होगी, मैं समझाऊंगा क्यों होता है पहले ड्यू। मैं कहूंगा देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, और टू बैंक करके पेमेंट नहीं कर दूंगा दोस्तों। खर्चे पहले ड्यू करते हैं, ये ड्यू की एंट्री है दोस्तों, फिर पेमेंट की एंट्री होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का देना है, 6,000 रुपए का। कैसे निकला, 6%, बीइंग एट द रेट 6%। अरे यार, हाँ, बीइंग इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, अच्छा यहां क्या होगा, यहां पर होगा पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट। दोस्तों मेरी बात को ध्यान समझेंगे, फिर मैंने लायबिलिटी बढ़ाई, मैंने यहां पर इसको डेबिट करा, क्योंकि एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। अब पहले कितने देने थे, पहले मैंने पार्टनर से लोन लिया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मेरे को पैसा देना है, तो मेरी लायबिलिटी 1 लाख की सो हो रही है बी के अकाउंट, लोन अकाउंट में। तो मैंने कहा भाई मेरा एक बी का लोन अकाउंट है और उसमें मेरा 1 लाख रुपए शो हो रहा है, क्योंकि मुझे बी को पैसे देने हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए मुझे देने हैं। 1 साल बाद मुझे इंटरेस्ट भी देना रह गया, तो अब मुझे 1 लाख नहीं देना टोटल, मुझे अब 6,000 रुपए का इंटरेस्ट और देना है, तो टोटल 1,06,000 रुपए मुझे देना है। तो 1 लाख का तो लोन का पैसा दूंगा और 6,000 रुपए का इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है सर, ये समझ में आया। अब ये मत देखो कि पहले ड्यू की एंट्री क्यों करते हैं, वो भी बता रहा हूं, वो भी बताऊंगा ड्यू की एंट्री पहले क्यों करी जाती है, पेमेंट की क्यों नहीं करी जाती, पहले डायरेक्ट पेमेंट क्यों नहीं कर सकते, नहीं होता, पहले ड्यू की फिर पेमेंट की, खर्चे और इनकम में। ठीक, तीसरी एंट्री करेंगे पेमेंट, टू पेमेंट ऑफ लोन एंड लोन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट, टू पेमेंट ऑफ लोन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट, अब मैं या तो इंटरेस्ट की पेमेंट कर दूं या लोन की पेमेंट कर दूं, दोनों अलग अलग एंट्री भी हो सकती है, एक ही एंट्री होगी। क्या होगी एंट्री, भाई देखो मैं कहूंगा भाई पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, और टू बैंक अकाउंट करके पेमेंट कर दूंगा, बैंक और कैश अकाउंट करके पेमेंट कर दूंगा। पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश करके पेमेंट कर दूंगा। अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो तो 6,000 आ जाएगा, अगर आप दोनों की पेमेंट कर रहे हो तो 1,06,000 1,06,000 आ जाएगा। और जो मेरी लायबिलिटी थी अब खत्म हो जाएगी, तो लायबिलिटी को खत्म करने के लिए करना पड़ता है डेबिट, और एसेट का कम होना क्या होता है, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि पैसा जाएगा। आप मेरी बात समझो कि मैं डायरेक्ट एंट्री क्यों नहीं कर सकता था, मैंने अभी क्या करी, मैंने करी देखो इंटरेस्ट ऑन लोन टू मिस्टर बी, मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन किसको देना है, मिस्टर बी को,
और फिर मैंने करी, देखो मिस्टर बी को मैंने खत्म कर दिया क्योंकि मेरा क्रेडिटर थे, क्योंकि मुझे पैसे देने थे, और टू बैंक अकाउंट से मैंने पैसा दे दिया। मैंने कहा 6,000 रुपए का मुझे इंटरेस्ट देना है और 6,000 रुपए का मैंने इंटरेस्ट दे दिया। ये मैं कह रहा हूं देना है, ये मैंने दे दिया, समझो। देना है मीन्स ड्यू, दे दिया मतलब पेमेंट। तो ये होगी ड्यू की एंट्री, ये होगी पेमेंट की एंट्री। तो मैंने कहा यार ऐसे क्यों एंट्री करी, मिस्टर बी टू मिस्टर बी कैंसिल कर दो ना, डेबिट क्रेडिट। तो ये भी तो हो सकती है इसकी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, लो भाई डेबिट। और यहां पर ये एंट्री नहीं हो सकती, क्या हो सकती है 6K और 6K। मैंने कहा नहीं हो सकती, गलत है ये। अब मुझे बताओ उसमें गलती क्या है। तो मैंने आपको बता रहा हूं इसमें गलती ये है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मुझे बताओ, इसको देखने से पता चल रहा है कि पेमेंट किसको हो रही है, कौन से पर्सन को पेमेंट। अभी मैंने आपको पता है बी को हो रही है, इस एंट्री को देख के पता चल रहा है कि पेमेंट किसको हो रही है। ये मत समझो कि आपको पहले से पता है। अगर मैं आपको बोल दूं मैंने एक एंट्री करी भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन टू, मैंने बैंक कर दिया यहां पर, अब बताओ ये बी को नहीं हो रही, अब बताओ किसको हो रही है। नहीं पता सर, इसलिए डायरेक्ट नहीं करते दोस्तों। सिर्फ एंट्री देखकर ये पता चलता ही नहीं कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जा रहा है, जो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया वो किसको दिया। अब ये वाली एंट्री देखो, क्या इस दो एंट्री से पता चल रहा है कि किसको पेमेंट हो रही है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन जो देंगे वो बी को देंगे, और जो दे दिया तो बी को कैंसिल करके बैंक से पेमेंट कर दी। समझ में आ रहा मतलब क्यों पहले खर्चे और इनकम की ड्यू की एंट्री होती है फिर पेमेंट की होती है। मतलब समझो लॉजिक को, कॉन्सेप्ट को समझ लो भाई। ये छोटी छोटी बेसिक बातें जो आपको नहीं पता, आपको पता होनी चाहिए। पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब समझ में आएगा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई खर्चे और इनकम को ड्यू की एंट्री पहले क्यों करते हैं फिर बाद में पेमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि इसलिए करते हैं कि अगर डायरेक्ट पेमेंट की कर दी तो पता नहीं चलेगा एंट्री को देखकर कि किसको पे करा। समझ में आ रहा है, इसलिए पहले ड्यू करा जाता है और फिर पे किया जाता है। इसलिए उस एंट्री में देख के पता चलता है कि अच्छा मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन देना है मिस्टर बी को, इसलिए मिस्टर बी मेरी लायबिलिटी है, और जब मैं इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट कर दूंगा तो अब मेरी लायबिलिटी जो मिस्टर बी की है वो कैंसिल करके डेबिट कर दूंगा। आया समझ में, क्लियर है, ठीक। अब ये करने के बाद आपके पास जो इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो ये अकाउंट मेरा क्लोज हो गया, देखो देखो पैसा आया था बैंक से, ठीक है, और मेरा पैसा चले गया बैंक से, खत्म, अकाउंट क्लोज, डेबिट क्रेडिट। मेरा लोन अकाउंट में क्रेडिट है 1,00,000 रुपए, फिर लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ 6,000 से और लोन अकाउंट डेबिट हो गया 1,06,000 से, खत्म हो गया। पर ये खत्म नहीं हुआ, ये खत्म कहां हुआ, मैंने पार्टनर लोन अकाउंट खत्म कर दिया। जो अकाउंट एक बार ओपन होगा कसम खा लो उसको क्लोज भी करना है। पार्टनर लोन अकाउंट ओपन कर लिया, पार्टनर लोन अकाउंट क्लोज कर दिया, 2 बार लायबिलिटी बनी, 1,00,000 रुपए की एक बार क्रेडिट हुआ, दूसरी 6,000 रुपए का क्रेडिट हुआ, और दोनों अकाउंट जोड़कर डेबिट कर दिया क्योंकि पेमेंट कर दी। बैंक अकाउंट भी एक बार पैसा आया 1,00,000 रुपए और पेमेंट कर दी 1 6 की, खत्म हो गया, ठीक है। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन खत्म हो नहीं हुआ। एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्यों कहते थे कि प्रिंसिपल को ध्यान से पढ़ो, प्रिंसिपल को ध्यान से इसलिए पढ़ो क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, और मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि साल के एंड में अपने खर्चों और इनकम को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करो, जिससे आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल पाओगे। सोचो मैंने खर्चा अभी यहां रिकॉर्ड करा है, अब इसको मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करूंगा। आपसे पूछ ले क्यों करेंगे भाई, तो कहना मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अपने खर्चे और अपने इनकम को साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करना। आपसे कहा क्यों ट्रांसफर करना, मैचिंग कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों कहता है ट्रांसफर करने के लिए, करेक्ट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए, सबका लॉजिक है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछूं चौथी एंट्री में क्या होगी, तो आप कहना इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्या कहते हैं इसको, क्लोजिंग, टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को क्लोज नहीं करूंगा तो मेरा प्रॉफिट और लॉस सही नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेरा खर्चा है, लोन पे इंटरेस्ट देना मेरा खर्चा, और उसके पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाना चाहिए। यहीं से नहीं भेजूंगा तो डेबिट कैसे जाएगा। इसलिए जब मैं इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को यहां से भेज दूंगा तो ये डेबिट जो हो रखा अब रहेगा या खत्म हो जाएगा, खत्म। अरे मेरे हाथ में एक पेन है, पेन, अगर मैं इस पेन को यहां से उठाकर इस हाथ में रख दूं, क्या इस हाथ में पेन बचा या नहीं बचा, नहीं बचा। इसका मतलब जो इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा डेबिट हो रखा है, अब अगर मैं इसको यहां से उठाकर पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं तो यहां तो नहीं बचेगा ना, तो पहले यहां खत्म करना पड़ेगा फिर जाकर पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो डेबिट हो रखा है तो आप करो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को क्रेडिट, और यहां बोल दो कि भाई मैंने तो क्लोज कर दी एंट्री, खर्चे को खत्म कर दिया यहां से और उसको भेज दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां जाएगा, खर्चा है डेबिट साइड पे, देखो है ना, क्योंकि खर्चा है इसलिए ये डेबिट साइड में गया है पीएनएल अकाउंट के। आया समझ में, नहीं आया। और दैट दी एंट्री, अगर कोई पार्टनर लोन दे दे फर्म को, अगर कोई फर्म पार्टनर को लोन दे दे तो
तो ये एंट्री सब हो जाएगी, पैसा फिर जाएगा और लोन अकाउंट हमारा क्या बन जाएगा, डेटर, एडवांस लोन बन जाएगा। क्या होगी एंट्री, अरे अभी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, हमको लोन मिला है, तो हमने कहा पैसा आ गया और लायबिलिटी बन गई। जब हम पार्टनर को लोन देंगे तो पैसा चले जाएगा और एसेट बन जाएगी किस नाम से, मिस्टर बी लोन अकाउंट, और वो एसेट होगी एडवांस लोन बोलते हैं उसको। आपने देखा होगा कभी बैलेंस शीट के अंदर लोन लायबिलिटी साइड में भी दिखता है और एसेट साइड में भी दिखता है। जो एसेट साइड में दिखता है उसका मतलब होता है मैंने दिया है लोन किसी को, और जो लायबिलिटी में होता है उसका मतलब है हमने लिया है। तो यही एंट्री अपोजिट हो जाएगी, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन हमें मिलेगा और वो भी 6% होगा दोस्तों। इसलिए कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, ध्यान सुनेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम अभी मैंने सिखाया, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म है। ये भी हो सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर बाय द फर्म, फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया है, तो उस केस की एंट्री आप कर लोगे, मुझे पता है। क्लियर है या नहीं है, क्लियर, सामने देखेंगे, सामने देखेंगे दोस्तों। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो मुझे पढ़ाना था, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर। ऐसे भी हो सकता है कि पार्टनर फर्म को दे दे या फर्म पार्टनर को दे दे, तो दोनों में सेम एंट्री होती है, अपोजिट एंट्री हो जाती है। अगर फर्म को लोन मिल रहा है तो पैसा आएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर फर्म लोन दे रहा है तो पैसा जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन हमने लिया है फर्म ने तो इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, हमारा खर्चा है, और अगर हमने लोन दिया है तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे तो हमारी इनकम है। ठीक है जी, वही चीज करनी है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आओ सर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 6% कब अप्लाई होगा, जब पार्टनरशिप डीड में नहीं बताया गया, जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट गिवन ना हो। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट गिवन है समझ लेना पार्टनरशिप डीड है, वही तो बता रहा है। आओ सर, अमित, बिमल एंड चमन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ओके, तीनों पार्टनर ए बी सी जो है, तीनों पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटते हैं। अमित एंड चमन गेव लोन टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2019। अब ये भी देख लेना कितने पीरियड के लिए दिया है, कि आपने 1 अक्टूबर को दिया तो आपने पूरे साल का लोन निकाल दिया, अक्टूबर से मार्च तक देख लेना। फिर 1 लाख का लोन दिया है, अमित ने 1 लाख का लोन दिया है और चमन ने बेचारे ने 1.5 लाख का लोन दिया है, 1 अक्टूबर 2019 को दिया है। इट इज एग्रीड दैट 9% पर एनम विल बी पेड ऑन लोन। ओके, यहां पर पार्टनरशिप डीड है इसलिए एग्रीड रेट बता रखा है हमें। अगर नहीं होती तो अपने आप से क्या अज्यूम करता, 6%, पार्टनरशिप एक्ट लगा देता। फिर द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज ऑन एवरी 31 मार्च। कह रहा है भैया 31 मार्च को क्लोज होता है, तो अक्टूबर में लोन दिया, अक्टूबर से मार्च तक का कितना महीने होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट का लोन का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड, कब पे करना है, येट टू बी पेड मतलब ड्यू कब है, 31 मार्च 2020 को पे करना है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द फर्म, प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑफ द टू पार्टनर। अरे लोन अकाउंट भी बना लेंगे, क्या ही दिक्कत है। आओ, एंट्री तो मैंने कर रखी है, मुझे बस ए और बी की एंट्री करनी है, आपको अलग से कर देनी है भैया। आप अलग से एंट्री करेंगे, यहां पर नहीं करेंगे, इसकी अलग से एंट्री करके दिखाइए जल्दी से। अब ये क्वेश्चन जब आगे आएंगे ना तो क्वेश्चन के बड़े बड़े क्वेश्चन के बीच में आएंगे, बड़े के बीच में आएंगे आपसे, और ये छोटी छोटी बातें देखो, इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट छोटे हैं, अभी बड़े कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आपके साथ। आज की क्लास में 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, अब तो मैंने ये डिस्कस कर लिया, एक में ये अलग डिस्कस करूंगा, रेंट पेड और पेबल टू द पार्टनर, टू अ पार्टनर। ठीक है, चलो, तो मैंने यहाँ पर कहा किस किस ने दिया है, तो मैं यहाँ पर 2 बना रहा हूँ स्लैब, एक को बोलता हूँ ए, एक को बोलता हूँ सी, अमन और चमन। वाह, अमन चमन लैब बन रही है ये तो, अमन चमन, अमन चमन। ठीक, ठीक है सर, ए और बी सभी मैंने एंट्री पास कर रखी है दोस्तों, सभी एंट्री ऑलरेडी पास हो रखी है, बस अमाउंट ऑफ लोन निकालेंगे आप। तो वर्किंग नोट में डालेंगे कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। भैया अमन को कितना दिया जाएगा इंटरेस्ट, अमन के हिस्से में कितना आएगा, अमन ने कितना पैसा दिया था, 1 लाख रुपए दिया था। कितने परसेंट का रेट है, 9% का रेट है पूरे साल का, तो 6 महीने का बताओ, 6/12 आया समझ में, ये तो बेसिक बातें हैं। तो 1 लाख रुपए का 9% हो गया 9,000, मल्टी बड़ा बाई 6 डिवाइड बाई 12, आधा कर देंगे, 4500 का इंटरेस्ट दिया जाएगा। और आपके पास चमन, चमन चमन ने 1.5 लाख रुपए का लोन दिया और 9% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, पर 9% पूरे साल का है, तो हमें तो आधे साल का निकालना है 12, तो 1.5 लाख
का 9% डिवाइडेड बाय 2 कर दो सीधा 6750 6750 मतलब 6750 का लोन चमन ने दिया। ओ इंटरेस्ट चमन को मिलेगा और 4500 का इंटरेस्ट किसको मिलेगा? अमन को। आओ सर, तो किसने कितना लोन दिया है? इसने दिया भाई 1 लाख 1 लाख, इसने दिया 1.5 लाख 1.5 लाख। एंट्री तो मैंने समझा दिया आपको। देखो पहले लोन लेने की एंट्री, फिर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री। ये क्या है? 4.5 के 45 के 4.5 के, ये कितना है? 6750 6750। इसको ही पूरा लिख लेते हैं भाई। लोन की एंट्री, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इसका ए का इंटरेस्ट है 4500 4500, ठीक है। इसके बाद पार्टनर का लोन का पेमेंट कर देंगे। हाँ, पेमेंट की एंट्री करनी नहीं है वैसे तो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला नहीं कि पे कर दिया है, तो पेमेंट की एंट्री नहीं होगी। क्लोज की एंट्री कर लेते हैं। 4500 पीएन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और 6750 भी पीएन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। साल के अंत में खर्चे जितने भी होते हैं पीएन अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। पेमेंट की एंट्री नहीं करनी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया गया कि पेमेंट करो। आया समझ में? नहीं आया बताओ? क्वेश्चन में था कुछ दम? कुछ भी नहीं था। अरे कह रहा लोन अकाउंट बनाओ, बना लेते हैं जी जल्दी से। पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट एक ही में बना लेता हूं। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। ये ए हो गया, तो ये अमन चमन, अमन चमन। सर लोन अकाउंट है, लोन अकाउंट। लोन का नेचर बताओ क्या है? डेबिट या क्रेडिट? इसका नेचर क्या है? नेचर, नेचर, नेचर है सर क्रेडिट नेचर का, मतलब हमारी लाइबिलिटी है। तो अगर लाइबिलिटी को बढ़ाना हो तो आप क्रेडिट करना, अगर लाइबिलिटी कम करनी हो तो आप डेबिट कर देना। ठीक। सबसे पहले मैंने लोन लिया था, जब मैंने लोन लिया था तो पार्टनर लोन अकाउंट क्या होगा? देखो देखो देखो, लेजर पोस्टिंग करनी है। पैसा आया, लोन लिया 1 लाख और एक 1.5 लाख, और टू पार्टनर लोन। पार्टनर लोन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। किसकी वजह से हो रहा है? पैसा आने की वजह से। लोन लिया है ना, तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं तो वैसे दिमाग लगाओ कि भाई अगर मैं लोन लूंगा ए से 1 लाख रुपए, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? सर बढ़ जाएगी। और लाइबिलिटी को बढ़ाना करे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और 1.5 लाख से चमन से लूंगा तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। किस कैसे आएगा? बाय बैंक अकाउंट से आएगा। कैसा आएगा जी? बाय बैंक अकाउंट से पैसा आएगा। फिर मैं इस पर इंटरेस्ट दूंगा। साल के एंड में डेट डाल लेना, ये 1 अक्टूबर को लिया है 2019 को, और ये 31 मार्च को मैं इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री पास करूंगा। मैंने कहा भाई इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जब मुझे इंटरेस्ट देना होगा तो मेरी लाइबिलिटी और नहीं बढ़ जाएगी? 1 लाख में 4500 का इंटरेस्ट देना है, तो अब मैं इसको कितने दूंगा? 1,04,500 दूंगा टोटल, क्योंकि 1 लाख का तो मैं इसको प्रिंसिपल अमाउंट देना है, और साल के एंड में 4500 का इंटरेस्ट बना 6 महीने का, तो वो भी देना है। लाइबिलिटी बढ़ गई कम होगी? सब बढ़ गई। 6,750, तो यहाँ दूंगा 1,56,750 रुपए का इंटरेस्ट। इसके बाद अगर आपने पेमेंट कर दी तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, अगर पेमेंट नहीं करी तो टू बैलेंस शीट आ जाएगा। और क्या होगा? देंगे, देते रहेंगे, क्या दिक्कत है? अगर क्वेश्चन में लिखा है कि पे कर चुके हैं लोन, तो ठीक है। और उसमें क्वेश्चन में वहां लिखा था कि अभी तक पे नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन येट टू बी पेड, पे करना बाकी है 31 मार्च तक, पे नहीं हुआ। जब तक पे नहीं हुआ तो 1,04,500 बैलेंस बच जाएगा, 1,56,750 बैलेंस बच जाएगा। अगर पे हो जाता सारा का सारा, अच्छा इंटरेस्ट पे हो जाता तो, और बैलेंस बच जाता, तो इंटरेस्ट की अमाउंट टू बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पे कर देते, और बाय बैलेंस टू बैलेंस शीट लिखकर वो 1 लाख और 1.5 लाख डाल देते। ठीक है जी, समझ में आ गया हम? ठीक। तो अभी यहाँ अगर इंटरेस्ट की पेमेंट कर देता तो 45 और 6,750 जाता, और 1 लाख 1.5 लाख बैलेंस बच जाता। ये होता बस। अच्छा, आप इनके दो दो जनरल एंट्री ना करके एक एंट्री भी कर सकते थे। यहाँ पर आप सीधा ही कह सकते थे कि भैया बैंक से पैसा आया, इसको मैं दिखा देता हूँ। एक एंट्री भी कर सकते हैं। देखो एक एंट्री में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट करके पैसा मंगाओगे कितना? 2.5 लाख रुपए, और कहोगे सर टू टू मिस्टर अमन लोन और टू मिस्टर चमन लोन, और यहाँ करते 1 लाख और यहाँ लगते 1.5 लाख। ऐसे इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री करते तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट कर देते, कितने से टोटल कर देता? 4500 प्लस 6,250 750 करके, और यहाँ पर ले देते 2A और 2 चमन लोन अकाउंट और 4500 यहाँ पर 6,000। मैं ये बता रहा हूँ कि आप अलग अलग भी कर सकते हो, एक एंट्री में भी कर सकते हो, पर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट डालना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं है? ठीक। तो ये आपके पास ये कॉन्सेप्ट मेरा खत्म होता है। ऐसे कॉन्सेप्ट ये हमारी बुक में नहीं होंगे आपके पास, पर ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को मार खा जाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, आओ सर एक नया कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, और ये नया कॉन्सेप्ट करने के बाद क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है जी, चलो। नया कॉन्सेप्ट क्या है कि रेंट, रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर, रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर।
बहुत तसल्ली से करा रहा हूं, मुझे पता है ज्यादा जल्दी करूंगा ये ना। एक बार अगर मेरा ये बेसिक खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद ज्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद तो झटपट हो जाएंगे जल्दी। फिर तो सारी मेहनत क्वेश्चन क्वेश्चन में है। एडमिशन रिटायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर इतने कॉन्सेप्ट सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से आपको आता होगा, मैं जल्द जल्द करा दूंगा। सारा टाइम शुरुआती क्लास में लगना है, वही बेस है, उसको ढंग से करना। रेंट अगर पे करा है या पेबल करा है पार्टनर को, क्या मतलब है इस कॉन्सेप्ट का, ठीक। पर यहाँ पर ना एक मिनट रुक जाइए, मैं एक चीज भूल गया बताना आपको, एक बार इसको बंद कर दीजिए, एक बार बस मुझे एक चीज बतानी है दोस्तों। ये इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में मुझे एक चीज बतानी है। ये अगर आपने लिखा तो यहाँ पर एक नोट देना है आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन के वाले, यहाँ पर एक नोट दे देना है। वो नोट मैं सबसे नीचे लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो नोट लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट। ऐसे नोट में काफी लिखवाऊंगा, तो नोट नंबर 1 कर दीजिए। और नोट नंबर 1 क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट ही चल रहा है अभी, है ना। एक चीज बतानी है मुझे आपको इसमें, लिखना इंटरेस्ट ऑन लोन, बड़ा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज, देखना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं लोन पर या ले रहे हैं पार्टनर से या पार्टनर से रिलेटेड कोई भी चीज, तो वो इंटरेस्ट जो देना लेना है, इंटरेस्ट जो है वो चार्ज अगेंस्ट, जो इंटरेस्ट दूंगा मैं पार्टनर को, अगर पार्टनर से मैं लोन लेता हूं तो उस पर जो इंटरेस्ट दूंगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं आता होगा आपको, है ना। दोस्तों दो तरीके होते हैं, कभी कभी ना आपको कौन बोलेगा, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है चार्ज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों मतलब समझो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब समझ जाएगा ना आपको, ऑलरेडी समझ में आ जाएगा क्या है लिखा है ये, ठीक है। ये नोट काफी इंपॉर्टेंट नोट है, समझना। आप एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है ये आपसे। पहले तो मतलब समझो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है। चार्ज, ये बहुत बार बोलेगा आपको, बहुत बार पूछेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है। देखो इसमें मैं हिंदी में लिखूंगा बहुत अच्छे से। अगर कोई एक्सपेंस पे करना हो फर्म को, अगर कोई एक्सपेंस पे करना हो फर्म को, और अगर कोई एक्सपेंस पे करना हो फर्म को, तो फर्म वो एक्सपेंस पे करेगी, चाहे फर्म को, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो अगर कोई एक्सपेंस पे करना है फर्म को, तो वो एक्सपेंस फर्म को पे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे फर्म हो। दैट्स कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर कहीं पर लिखा है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो समझ लेना वो पे करना ही है फर्म को, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो आप बताना, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट, लोन पे जो इंटरेस्ट देना रहेगा, लोन पे जो इंटरेस्ट देना है पार्टनर को, वो कब देना होगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, लॉस हो जाए, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा। इसलिए कहा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब समझो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, कि प्रॉफिट हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, अगर कोई पेमेंट करनी है खर्चों की तो पे करना ही पड़ेगा। ऐसे इंटरेस्ट ऑन लोन का नेचर बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा भैया, चाहे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, फर्म को प्रॉफिट होता है या नहीं होता मतलब नहीं, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए नाम दिया इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कभी कभी बोलता है चार्ज, कभी कभी बोलता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलता है दोस्तों, एप्रोप्रिएशन, आगे जाकर बहुत यूज होगा 2 वर्ड का, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या मतलब है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का, समझ गए होंगे कि जब प्रॉफिट होगा तब खर्चा पे किया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो खर्चा पे नहीं होगा। एक्सपेंस पे तभी किया जाएगा, एक्सपेंस पे तभी किया जाएगा जब फर्म
प्रॉफिट अर्न करेगी। एक्सपेंस पे तभी किया जाएगा जब फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी। अगर लॉस हुआ तो पे नहीं करना, अगर लॉस हुआ तो पे नहीं करना। जैसे कि अगर मैं कहूं कमीशन पे 5% प्रॉफिट है ऑन कमीशन इज कमीशन 5% कमीशन ऑन प्रॉफिट, 5% कमीशन ऑन प्रॉफिट अगर मैं बात करूं तो कमीशन जो दे रहे हैं वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ तो ही कमीशन बनेगा 5%, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कमीशन नहीं बनेगा। तो ऐसे खर्चे जो पे करने होते हैं जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी, तो वो खर्चे जो पे करने होते हैं उस खर्चे को कहते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और ऐसे खर्चे जो पे करने ही होते हैं चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, दैट्स कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या मतलब समझ में आया? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब समझ में आया? यस सर, मतलब समझ में आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है दोस्तों? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। लोन पे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, खर्चे प्रॉफिट होता है या नहीं होता फर्म को मतलब नहीं। और अगर कहीं लिखा होता है कि भाई ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो उसका मतलब क्या है? हाँ, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, जब फर्म को प्रॉफिट होगा तभी देना पड़ेगा ये खर्चा, अदरवाइज नहीं। जैसे कि कमीशन कमाएंगे 5% कमीशन देना पड़ेगा ऑन प्रॉफिट, तो अगर प्रॉफिट होगा तभी कमीशन बनेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो कमीशन नहीं पड़ेगा। तो कमीशन क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्लियर है या नहीं है? क्लियर। आओ सर, बाकी ये पॉइंट जरूर लिखना है, ठीक है। आओ सर, रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर, रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर, मतलब समझो इसका, ठीक है। इसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। मतलब मैंने कहा ना 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं रिकॉर्ड करूंगा मैं, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है और मैं नहीं चाहता कि होच पोच हो जाए, सारी चीजें इकट्ठा पढ़ाते जाऊं। ऐसा होता है कि 1 घंटा जब हम पढ़ लेते हैं, लिखते लिखते आपको 1.5 घंटा हो जाता है। 1.5 घंटा पढ़ने के बाद हमारा माइंड में इतना दिमाग खराब होता है कि आप पढ़ने का मन नहीं होता। कोई बात नहीं, अगली बार देखना क्लास, ठीक है। इसलिए मेरा हमेशा से रहा है कि 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा क्लास रिकॉर्ड करो ही मत। आओ एक लास्ट कौन सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम अगली क्लास के अंदर अप्रोप्रिएशन सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ये लास्ट कॉन्सेप्ट छोटा सा पढ़ते हैं। देखो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। मिस्टर ए बी ये 2 पार्टनर है बिजनेस के अंदर। देखो क्या है भाई, ए और बी बहुत अच्छे समझना, मेरे सारे जब भी मैं कोई कंसेप्ट समझाऊंगा उसके लिए मैं आपको एग्जांपल जरूर देने वाला हूं, तो ध्यान समझे। ए और बी 2 पार्टनर है फर्म के, एक फर्म के पार्टनर है, पार्टनर ऑफ अ फर्म। एग्जांपल जरूर लिख लेना, पार्टनर ऑफ फर्म। ए और बी एक फर्म के पार्टनर है। अब क्या हुआ, अब इन्होंने एक फर्म खोलनी है, इनको एक जगह चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए जिसमें ये फर्म खोलना चाहते हैं, एक फ्लोर मिल जाए पूरा। तो बी कहने लगा कि भाई देखो मेरा एक घर है, मेरा एक घर है हाउस, और मेरे घर में 3 फ्लोर है। ध्यान सुनेंगे, ध्यान से बात को ध्यान सुनेंगे तभी समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। मेरे घर पे 3 फ्लोर है। पहले फ्लोर में तो पार्किंग है, पार्किंग, मैं पहले फ्लोर में पार्किंग करता हूं। दूसरे फ्लोर पे मैं खाली है, स्पेस अभी है इसके अंदर, स्पेस अवेलेबल है। और तीसरे फ्लोर पे, थर्ड जो फ्लोर है ना, थर्ड फ्लोर, उस पे मैं खुद रहता हूं, मतलब मैं खुद रहता हूं, रेसिडेंस है ये, मैं खुद रहता हूं। बी कह रहा है, बी कह रहा है मैं खुद रहता हूं, बी कह रहा है मैं रहता हूं। तो वो कह रहा है कि देखो भाई तुम्हें जगह चाहिए और मेरी जगह अच्छे इलाके में है, एक फर्म खोलनी है, तो क्यों ना ये जो फर्म है, ये फर्म मेरे सेकंड फ्लोर पे जो आपके पास अच्छा फ्लोर तो 2 ही हो गए, एक फर्स्ट और एक सेकंड, नीचे तो ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, थर्ड सेकंड फ्लोर हो गया, और ये फर्स्ट फ्लोर। क्यों ना जो मेरा फर्स्ट फ्लोर खाली है उसमें क्यों ना हम अपने बिजनेस खोल ले, अपना फर्म, बिजनेस बोल लो या फर्म सेटअप कर ले, फर्म खोल ले। ये कह रहा है यार इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, कह रहा है ये भी ठीक है। अब ए कहने लगा यार हम बाहर खोलेंगे बिजनेस, बाहर एक बिल्डिंग रेंट पे लेंगे, किराया देंगे, क्यों ना मैं तेरे घर पे खोल लेते। बी कह रहा है ऐसा थोड़ी ना होता है। बी ने एक बात बोल दी, कहता भाई देख जो रेंट तू बाहर देगा वो मुझे दे दियो, क्या इतनी अच्छी बात है। ए का मुंह लटक गया बेचारा, वो तो सोच रहा था फ्री हो गया काम। कह रहा बी कह रहा भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। अब तुम मेरी रेंट, मेरी स्पेस जो अवेलेबल है वहां रह रहा है, मैं अगर अपना फर्म नहीं खोलूं, मैं ये फर्म नहीं खोलूं और मैं किसी को रेसिडेंट के तौर पे किराए पे दे दूं, तो वहां भी तो मुझे रेंट मिलेगा, जितना रेंट मुझे वहां से मिलता। तू फर्म खोल लेते हैं हम, और वो रेंट मैं खुद रख लूंगा, फर्म की जो भी प्रॉफिट होगा वहां से निकाल लेंगे।
कह रहा है यार ठीक है, ये भी चलो ठीक ही है, मैं तो सोच रहा फ्री में काम हो जाएगा। कह रहा नहीं जी, बिजनेस फर्म खोल लेते हैं और रेंट देना होगा। और कौन देगा? फर्म देगी भाई। कि भाई खोल किसे रहा है? फर्म को। और बिजनेस अलग और ओनर अलग। ये तो आपने पढ़ा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में। बिजनेस अलग होते हैं, ओनर होता है, और हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की। तो रेंट भी कौन देगा? बिजनेस देगा भाई। अब जब सारे इनकम बिजनेस की है तो खर्चे भी सारे किसके हैं? बिजनेस के। तो यही कहते हैं रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर अपनी एक रेसिडेंस प्लेस के अंदर अपना एक कमर्शियल प्लेस बनाकर उसमें अपना ही फर्म खोल लेते हैं, अपना ही फर्म खोल लेता है, अगर कोई पार्टनर अपने घर के अंदर अपनी ही फर्म खोल ले, तो अब फर्म उस पार्टनर को ये मानते हुए, पार्टनर मानते हुए नहीं करेगी ट्रीट। क्या मानेगी? उसको रेंट देते वक्त लैंडलॉर्ड मानते हुए उसको रेंट देगी फर्म, उसको पार्टनर नहीं मानेगी। ये नहीं सोचेगी पार्टनरशिप फर्म ये नहीं सोचेगी कि पार्टनर है तो रेंट नहीं देना होगा। अगर पार्टनरशिप फर्म यहां ना खुलती इसकी रेसिडेंस प्लेस में, इसके अपने घर पे ना खोल के कहीं और खुल जाती, तो उस केस के अंदर दोस्तों हमें तब भी तो रेंट पे ना। वैसे कि मैं मान लेते हैं एक रिकॉर्डिंग सेटअप मैंने अपने ही घर पे खोल रखा है, ठीक है, एक रिकॉर्डिंग सेटअप मैंने अपने एक फ्लोर पे खोल दिया, अपने घर के एक फ्लोर पे मैंने रिकॉर्डिंग सेटअप खोल दिया। अब उस केस के अंदर मैं जब अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करता हूं तो मैं अपने ही घर पे एक जेब से 5,000 रुपए निकाल के दूसरी जेब में डाल देता हूं, कहता हूं ये हो गया फर्म का रेंट, दे मैं ही रहा हूं फर्म का रेंट। वैसे मेरी तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पर एक बात कह रहा हूं कि अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म होती, एक एजुकेशन पार्टनरशिप फर्म होती, और मैं अपने ही घर में अपना एक स्टॉप फ्लोर बनाकर उसमें अब मैं रिकॉर्डिंग कर सेटअप बना लेता, तो मैं अपनी शर्ट की जेब में से 5,000 निकाल के पैंट की जेब में डाल देता, आ गया रेंट जी मेरा। किसने दिया? पार्टनरशिप फर्म ने। ठीक है सर, दीपक क्लासेस पार्टनरशिप फर्म ने दे दिया। ओके, आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? तो दोस्तों अगर कोई भी पार्टनर अपने ही घर पे पार्टनरशिप फर्म खोल लेता है, तो अब फर्म को उस पार्टनर को पार्टनर ट्रीट नहीं करना पड़ेगा, रेंट देते समय लैंडलॉर्ड ट्रीट कर लेना चाहिए और उसको रेंट देना पड़ेगा। किसको? फर्म को रेंट देना है, वो पार्टनर ही। पर हम क्या बोल रहे हैं? रेंट जो दिया जा रहा है वो पार्टनर को दिया रहा है और मान रहे हैं ये हमारा लैंडलॉर्ड है, हम बाहर खरीदते तो यहां से दे दिया। आया समझ में? नहीं आया? तो इसलिए नाम दिया रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। क्यों देंगे हम रेंट पार्टनर को? हम कौन है? फर्म। कौन दे रहा है रेंट? फर्म दे रही है। फर्म रेंट पे करेगी या पे करने वाली है या पे कर दिया, किसको? पार्टनर को। क्यों? क्योंकि पार्टनर के ही बिजनेस, पार्टनर के ही घर के ऊपर टॉप फ्लोर या नीचे फ्लोर में हमने अपना बिजनेस खोल लिया, तो अब फर्म को, पार्टनर को क्या देना पड़ेगा दोस्तों? एक रेंट देना पड़ेगा। दोस्तों समझ में आया? नहीं आया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एग्जाम्पल उतारिएगा कृपया करके। ठीक है जी, समझ में आ गया? नोट लिख देंगे यहां पर, नोट नंबर 2। मुझे बताओ, अगर फर्म प्रॉफिट कमाएगी, मान लो आपके घर में हम दोनों एक पार्टनर है, हम दोनों ने पार्टनरशिप फर्म खोलनी है, तो हमने आपके घर पे एक फ्लोर पे पार्टनरशिप फर्म खोल ली। आप क्या कहोगे? मैं कहता हूं कि भाई देखो, जब प्रॉफिट होगा तब जाकर है मैं आपको रेंट पे करेंगे, फर्म आपको रेंट पे करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। आप मान जाओगे क्या? ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, प्रॉफिट हो या ना हो मुझे क्या मतलब, मुझे तो रेंट चाहिए भैया मेरे घर का। नहीं तो अगर तुम बाहर खोलते तो अभी तो रेंट देना पड़ता, प्रॉफिट हो या ना हो रेंट तो बियर करना पड़ता है। एक दुकान खोलनी है मुझे, मैंने दुकान किराए पे ले ली, अब मुझे फायदा हो रहा हो या ना हो, मुझे दुकान का किराया तो देना ही है भैया उस मकान मालिक को। आ रहा समझ में? दुकान के मालिक को। तो वही चीज है। तो बताओ नोट नंबर 2 में क्या लिखवा रहा हूं मैं, कि रेंट जो पे करोगे या पेबल करोगे पार्टनर को, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट होगा? सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। इसलिए लिख देना यहां पर कि रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर, रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर is also charged against profit, is also charged against profit। भाई फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, रेंट दो देना ही पड़ेगा। दैट द मीनिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। आओ सर, इसके बारे में लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं? सर लिखवाने की कोशिश नहीं, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ो सीधा सीधा। ठीक है, ठीक है। आओ सर, तो मैं अब करता हूं जर्नल एंट्री। इसकी एक जर्नल एंट्री कर लेते हैं, एक जर्नल एंट्री करके इसका एक क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट खत्म। और क्या मजा आ रहा है? नहीं आ रहा क्लास देखकर? मजा आ रहा है? कमेंट तो कर दो नीचे कि भैया मजा आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है क्लास देखकर। देख लेते हो, नॉलेज ले लेते हो, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कैसे चलेगा बात को? करो ना अपने दोस्तों के साथ, भैया आपकी मिले तो मेहनत हो रही है। और कॉन्सेप्ट देख लो आप, कॉन्सेप्ट आपको पूरे मिलेंगे जी। आओ सर,
पहला आपके पास जो एंट्री होगी वो ये होगी, व्हेन रेंट इज पेड इन कैश और बाय चेक। अगर रेंट कैश द्वारा या चेक द्वारा पे करा जा रहा है, अरे हम क्या मानेंगे, हम क्या इसको स्पेशल ट्रांजैक्शन मानेंगे? नहीं, हम तो एज अ रेंट ट्रीट करेंगे जी। हमें रेंट पार्टनर को देना हो या हमें किसी और पर्सन को देना हो, हमारे लिए तो रेंट ही है। ये तो पीएल अकाउंट के डेबिट से आता है। रेंट पेड की एंट्री आती है आपको? यस, बताओ क्या एंट्री होती है रेंट पेड की? रेंट पेड की होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। आप ये मत समझो, आपसे मैं सिंपल अगर रेंट की एंट्री पूछूं तो आप कहोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, है ना। रेंट खर्चा है इसलिए डेबिट हो गया, और कैश और बैंक एसेट, एसेट का कम होना क्रेडिट हो गया। आप ये मत देखो कि पार्टनर को हम भूल जाओ पार्टनर है, वो ये समझो कि रेंट पे करना है जी, वो लैंडलॉर्ड है हमारा, रेंट दे रहे हैं उसको लैंडलॉर्ड मान लो, और ऐसे पार्टनर है तो है भाई। ठीक है जी, क्लियर है या नहीं है? क्लियर। अगर आपने रेंट कैश में पे कर दिया है, चेक में पे करा, तो सीधी एंट्री पास कर दो, सीधा कहो रेंट पे करा जी, कैश और चेक। हमें क्या लेना देना भाई कि रेंट कौन किसको पे हो रहा है, पार्टनर को हो रहा है या किसी दूसरे पर्सन को हो रहा है। मैं पार्टनर के घर में फॉर्म खोल लूं या मैं बाहर लोकेशन लेकर फॉर्म खोल लूं, मुझे रेंट पे करना है, मैं उसका नाम क्यों लिखूं? यहां ड्यू मत कर देना दोस्तों, यहां ड्यू नहीं होगा। आप ड्यू कर दोगे तो गलती हो जाएगी। यहां पर ड्यू नहीं करते, यहां पर ये तो सिंपल खर्चा है। आपने मान लो दूध वाले से दूध लिया, तो क्या ड्यू करोगे? भाई दूध लिया तो किससे लिया है? चाय बनाने के लिए आपने दूध वाले से दूध ले लिया, ठीक है। आपने नमकीन ले ली, नमकीन वाले से चाय बनाने के लिए, चाय के साथ ना के नमकीन ले लिया आपने, ठीक है। अब नमकीन वालों का नाम लिखोगे, भाई नमकीन परचेज करी मिस्टर शामू से, और फिर शामू करके टू बैंक अकाउंट। ऐसे नहीं होता ये खर्चे, रेंट पे करा ये सब, ये तो डायरेक्ट खर्चे हैं, इसको पेमेंट करते हैं सीधा। ठीक है, क्लियर हो गई? आया समझ में? हाँ, जो रेगुलर बेसिस का, जैसे डेटर, जैसे आपके पास क्रेडिटर, तो अगर इनकी बात करते हैं तो इनको ड्यू करा जाता है कि भाई इस पर्सन से माल लिया तो पता चलेगा भाई हाँ इससे लिया है माल, इसलिए जानना चाहते हैं कि आपने जो खरीदा है वो किससे खरीदा है। तो अगर आपने रेंट पेड कर दिया कैश में या चेक के अंदर, तो उस केस के अंदर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। हाँ, अगर हम रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर बेसिस हमारा मैंने 10 सालों 20 साल तक हमारा एक ही पर्सन है कि, तो हम कह सकते हैं हम ड्यू की एंट्री पास कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हमें रेगुलर बेसिस पर मान लो एक ही पर्सन को रेंट दिया जा रहे, तो हम कहेंगे भाई हमारा रेंट इसी पर्सन को आता है। वैसे करने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर ड्यू की एंट्री, ठीक है। करना चाहो कर सकते हो, बात एक ही होती है। अगर रेंट अकाउंट दिया किसको? बी पार्टनर को, फिर बी पार्टनर टू बैंक करके ड्यू की एंट्री कर सकते हो। वैसे जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, ये एंट्री भी सही मानी जाएगी, पर उधर नीड थी, उधर गलत हो जाता वो। ठीक है जी, क्लियर है या नहीं है? क्लियर। अच्छा, व्हेन रेंट इज पेबल, व्हेन रेंट इज पेबल, पे नहीं करा, अगर पे कर दिया तो क्या एंट्री होगी? रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, खत्म कहानी। अगर ड्यू से करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है कह रहा हूं। ठीक है, रेंट नॉर्मल होता है, हम हर किसी का नाम थोड़ा लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर आपने ड्यू की एंट्री करनी है तो कैसे करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये कर सकते हो। अगर रेंट पे नहीं करा अभी तक, पे करना है, तो रेंट हमारे लिए खर्चा है, ये नहीं है? यस, कभी ना कभी तो पे करोगे, नहीं करोगे? करोगे। बताओ, एक एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट और एसेट का कम होना क्रेडिट, ये समझ में आया? इधर एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, और अगर आपने रेंट पे करना था पर अभी तक पे नहीं करा, तो क्या बनता है? आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या बनता है? आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर रेंट पेबल, किसी भी नाम से शो कर सकते हो। बताओ ये क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई। वो रेंट जो पे करना था पर अभी तक हमने पे नहीं करा, हमारे ऊपर क्या है दोस्तों? हमारे ऊपर है लायबिलिटी। रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा है इसलिए डेबिट करा, और क्योंकि पे कर देता तो बैंक कम हो जाता, नहीं करा पे तो लायबिलिटी बढ़ गई। और किस नाम से? आउटस्टैंडिंग रेंट नाम से। और साल के एंड में हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि खर्चे और इनकम को साल के एंड में क्लोज करो, उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करो। when rent account is closed, when rent account is closed, अगर मैं रेंट अकाउंट को क्लोज करूंगा तो क्या होगा? रेंट अभी क्या हो रहा है? डेबिट। तो क्लोज करने के लिए मुझे करना पड़ेगा इसको क्रेडिट, यहां से भेजूंगा तो खत्म करना पड़ेगा, और कहां भेजूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। लो जी लो, आया समझ में? नहीं आया? ठीक है जी, क्लियर है या नहीं है? यस सर, यहां तक मुझे इतनी बातें आपको समझा दी मैंने, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आओ सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्द से जल्द, और क्लास को करते हैं खत्म। 1 घंटे से ज्यादा हो गया मुझे पढ़ाते हुए। अमृत एंड बिमल आर अ पार्टनर शेयरिंग इक्वली प्रॉफिट। ओके, ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट इक्वली बांटते हैं। बिमल हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन अ रेंट, बिमल ने
प्रॉपर्टी दे दी रेंट पे, किसको? फर्म को। और कब दिए? 1 अप्रैल 2019 को, एट अ मंथली रेंट ऑफ 5000। ओके, बिमल जो है पार्टनर, उसने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे दिया अपनी फर्म को, अपनी ही फर्म को जिसमें वो पार्टनर है। ठीक है, अब जिसमें वो पार्टनर हम इग्नोर कर देंगे जी, पार्टनर हम तो रेंट पे करेंगे जी, हम फर्म के अकॉर्डिंग देखेंगे। 1 अप्रैल को दिया 5000 मंथली रेंट, द फर्म पेड हिम अ रेंट फ्रॉम 1 अप्रैल टू फरवरी 20। तो फर्म ने उसको रेंट पे करा अप्रैल से लेकर फरवरी तक, बाय इशूइंग अ चेक ऑन 31 मार्च। तो 1 मार्च को, 11 महीने का होता है हमेशा रेंट पीरियड, कितना होता है? 11 में। जब भी आप रेंट पे कभी कहीं रहा होगा, कि जिसने रहा होगा तो उसको पता होगा कि रेंट एग्रीमेंट जो बनता है हमेशा 11 मंथ का बनता है, इसलिए 11 मंथ की पेमेंट हो रखी है। ठीक है, 1 मार्च, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल स्टिल पेबल पास द जनरल एंट्री फॉर अवर ट्रांजैक्शन। ओके, तो हमने क्या करेंगे? पहली ट्रांजैक्शन क्या करेंगे? रेंट पेमेंट करने की। ये मैंने करी हुई, यहीं कर दूं क्या? अच्छा बताओ, 5000 रेंट पे कराया आपने, कुछ रेंट आपने पे कर दिया और कुछ रेंट आपने पे नहीं करा, और सारा रेंट जितना पे करना था उतना आप पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो आ गया, जो बताओ क्या रेंट आपने पे करना है, ओ सॉरी पे कर दिया, 11 महीने का रेंट पे कर दिया 5000 के हिसाब से, 11 पंजे 55,000 रुपए। तो ये एंट्री होगी 55,000 और 55,000। और जो आपने रेंट पे नहीं करा 5000 उसके महीने का, मार्च के महीने का, वो आपके पास आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। और टोटल रेंट आपने कितना पे करना था? टोटल रेंट आपने कितना पे करना था? 60,000। तो 60,000 जो रेंट पे खर्चा, देखो जी पीएनएल अकाउंट एक्यूरल बेसिस से होता है, एक्यूरल बेसिस, पे करा हो या ना करा हो सारा का सारा आता है पीएनएल अकाउंट के अंदर, क्योंकि रेंट तो पे करना ही है तो साल का खर्चा, अगर वो इस साल का खर्चा तो सब आएगा, चाहे पे कराओ या ना कराओ। और किस तरीके से आएगा? कहेंगे भैया इतना आपने पे कर दिया बैंक से, इतना अभी पेबल है, और टोटल रेंट इतना पे करना 60,000, जो कि हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं टोटल रेंट में। इसमें जब मैं पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा ना, तो वहां पर क्या कहूंगा? पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा तो वहां पर इस तरीके से शो करूंगा कि टू रेंट और प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट। आपको आता होगा समझ में? ये आ गया 55,000 और ये आ गया 5,000, तो आ जाएगा 60,000। आया समझ में? क्लियर है या नहीं है? और दोस्तों आज की मैंने क्लास के अंदर आपको 2 कॉन्सेप्ट करा दिया, अगली क्लास में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, और इसके बिहाफ पर अगली पूरी क्लास लगा देंगे इसके करने में। ठीक है, ज्यादा छोटे छोटे कंसेप्ट है। देखो, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट सिखाऊंगा, फिर आपके पास रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर कमीशन सिखाऊंगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल सिखाऊंगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विद प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन ये आ जाएगा कंसेप्ट, फिर ओपनिंग कैपिटल का कंसेप्ट आएगा। है छोटे कंसेप्ट पर है करने सारे ही, नहीं करोगे तो आगे जाकर प्रॉब्लम आएगी। इंटरेस्ट ऑन छोटे छोटे कंसेप्ट में एक ही क्लास लगनी है, इसके बाद खत्म हो जाएगा ये। ठीक है जी, आगे बढ़े, खत्म करें क्लास को। थैंक यू। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि समझ में आ रही है क्लास या नहीं आ रही। ठीक, तो मुझे कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिए आप। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।